हेलो एवरीवन। मुझे आज जो आप लोगों को पढ़ाना है दैट टॉपिक वाज बेसिकली एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स ये जो टॉपिक है हमारा, ये बेसिकली आईआईटी जैम में थोड़ा सा इसका जो वेटेज है वो थोड़ा कम रहता है। ठीक है, मॉडर्न के साथ आता है, कोई 2 नंबर का कभी कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आ जाएगा। पर अगर मैं बोलूँ नेट जेआरएफ की तो 5 नंबर में इसका जो पोर्शन है, 5 नंबर के इसके मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं 5 5 मार्क्स में। ठीक है ना, तो 5 मार्क्स का वेटेज रखता है और बहुत ही सिंपल है। एटॉमिक फिजिक्स पढ़ाने से पहले मेरे को कुछ छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। ठीक है, वो बातें ये हैं बच्चों की, देखो मैं यहाँ पर एटॉमिक फिजिक्स पढ़ाऊंगा, इसमें ना काफी सारे फॉर्मूलेज आएंगे, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। ठीक है, तो इसको ना एक मूवी की तरह कनेक्ट करते हुए जाना कि भाई हाँ ये हुआ था, इसके बाद ये ड्रॉबैक था, इसके ड्रॉबैक को सुधारने के लिए हमने ये किया था। ठीक है, हर एक चीज मैं आपको फुल डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स करने का तरीका समझाऊंगा। ठीक है, 2 तरीके से हमारी ये बात बनी। अगर आपने थ्योरी को कनेक्ट कर लिया, थ्योरी के मतलब हर एक पोर्शन को कनेक्ट करते गए कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हो रहा है करके, तो उसके बाद न्यूमेरिकल्स में बात बन जाएगी, क्योंकि न्यूमेरिकल काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है इसका। आप नेट जेआरएफ में देख लीजिए, चाहे टीआई फॉर में देख लीजिए, न्यूमेरिकल बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। ठीक है, तो चलिए, अब बात ये आती है, बच्चा ये जानना चाहता है कि सर हम एटॉमिक फिजिक्स क्यों पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मतलब मिलेगा क्या हमको इसको पढ़ के। तो देखो बच्चों, इसका जो वाइड एप्लीकेशन है अगर मैं बोलूँ तो वो आपके जैसे आप लोग ये देखिए, जो हमारे पहले डिवाइसेज आते थे मेमोरी सेवर, जिसमें आप मेमोरी सेव कर सकते थे, वो डिवाइस थे, वो अच्छे बड़े बड़े आते थे, है ना। और आज देखो मतलब 64 GB की या 128 GB की चिप इतनी सी छोटी सी आ जाती है, जेब में लेकर चले जाओ, पता ही नहीं चलेगा कि वो है भी या नहीं। तो वो कैसे हुआ? ठीक है, वो कैसे हुआ, वो हमने एटम्स की प्रॉपर्टी को जाना, हमने इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी को जाना, और वहां से हम अपने डाटा को उसमें सेव करते हुए चले गए। ठीक है, फ्यूचर में बताऊंगा मैं कैसे करते हैं वो सब चीजें। ठीक है ना, धीरे धीरे करके सॉलिड स्टेट जब आप लोग पढ़ोगे वहां पर भी ये चीजें आएंगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए वो चिप होती है जो हमारे पास पेन ड्राइव की, उसको आप हवा में रख दो, क्या वो डाटा सेव करेगी? नहीं करेगी। वो आपके लैपटॉप के अंदर जाने के बाद करती है, लैपटॉप ऑन होना चाहिए, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वहां जनरेट होती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है। मैग्नेटिक फील्ड में आपके चार्ज पार्टिकल ओरिएंटेशन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करते हैं। ठीक है, डिटेल में हम ये बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो एटॉमिक फिजिक्स का बच्चा समझता है सिर्फ यही यूज है कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्रम निकाल रहे हैं। ठीक है, बट इसका जो है बहुत वाइड एप्लीकेशन है हमारे डे टू डे लाइफ में। दूसरी चीज जैसे स्टार्स, ठीक है ना, स्टार्स हो गए, न्यूट्रॉन स्टार हो गया, ब्लैक होल हो गया, इन सब का अगर हमको स्पेक्ट्रोस्कोपिक हमको जानना है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, भाई ये जो स्टार बर्स्ट हुआ है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, तो वहां पर भी हमारी एटॉमिक फिजिक्स जो है वो यूज होती है। हम तो बहुत बेसिक पढ़ेंगे, तो समझते हैं इसको करने का ट्राई। ठीक है, देखिएगा, तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहूंगा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं बेसिकली, लेकिन इसका जो यूज है वो मैं आपको समझाऊंगा। हमारा जो शुरू होगा वो इसके बाद होगा, जो हम एटॉमिक फिजिक्स जब पढ़ेंगे। तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या समझाया गया ना, उसमें समझाया गया, उन्होंने क्या किया, गोल्ड की एक बहुत ही पतली सी फॉइल ली और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट करवाया। अल्फा पार्टिकल मतलब, अल्फा पार्टिकल का मीनिंग क्या हो गया, हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है ना, हीलियम न्यूक्लियस। तो हुआ क्या, वो क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो ये ऑब्जर्वेशन करते हैं कि भाई मोस्ट ऑफ द जो न्यूक्लियाई, मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल है वो अनडेविएट हो गए। मतलब भैया एक गोल्ड फॉइल है, बहुत पतला कर दिया आपने उसको, ठीक है, और अब वहां से आप क्या कर रहे हो, अल्फा पार्टिकल जो है वो इंसिडेंट करवा रहे हो। ठीक है ना, इंसिडेंट करवा रहे हैं आप। तो जब आप उसको इंसिडेंट, अच्छा गोल्ड फॉइल ही क्यों, क्योंकि गोल्ड की ये प्रॉपर्टी होती है कि आप उसको कितनी भी थिन वायर में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसको नैनोमीटर में भी ले जा सकते हो। ठीक है ना, गोल्ड पार्टिकल्स के नैनो पार्टिकल, गोल्ड के नैनो पार्टिकल बहुत फेमस हैं। ठीक है ना, मतलब रिसर्च फील्ड में। ठीक है, चलिए, तो क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा कि हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटर करवाए, मतलब इंसिडेंट करवाए, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल है ना अनडेविएट चले गए। इसका क्या मतलब है, अब भाई अगर मान लीजिए मेरे पास एक बॉल है, मैं उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आगे को थ्रो करता हूँ और वो अनडेविएट जा रही है, मतलब कोई है नहीं उसके पास रास्ते में उसको रोकने के लिए, यही मीनिंग है। ठीक है, तो लिखिएगा, लिख लीजिए, मोस्ट ऑफ द मोस्टली, मोस्टली मास ऑफ द एटम
mass of the atom in the is in the nucleus, is in the nucleus। ठीक है, क्योंकि 98% आपके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, अनडेविएट होंगे, मतलब हमारा एटम जो है वो क्या है बच्चों, हमारा एटम क्या है, वो होलो है। ठीक है, 98% वो होलो है। कुछ पार्टिकल्स हमारे थोड़े से डेविएट हुए, मतलब बीच में कुछ सेंटर्ड में कुछ पॉजिटिव चार्ज तो है, क्योंकि तभी तो अल्फा पार्टिकल का जो पॉजिटिव चार्ज है वो उससे रिपेल हुआ, कोलम्बिक रिपल्शन आई। ठीक है ना। और हम लोगों ने, उन्होंने यहाँ से अपनी स्टडी से ये बताया था कि भाई हमारा जो न्यूक्लियस है ना, उसके अंदर ही हमारा जो मैक्सिमम मास है वो कंटेन करता है एटम का। ठीक है, आगे जाकर हम देखेंगे कितना होता है वो। ठीक है ना। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीजें यहाँ पर रहती हैं, तो होपफुली शायद ये बात सभी बच्चों को समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो है वो मेरा किससे मेड अप होगा, इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब जैसे उन्होंने ये बात बोली, लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आए। बोले भैया एक बात बताओ कि प्रोटॉन और प्रोटॉन तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में कुछ अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है, न्यूट्रल चार्ज है वो। फिर न्यूक्लियस स्टेबल कैसे है, ऐसा कैसे हो जाता है कि न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल है। तो इसके ऊपर हमारी एक फिजिक्स की नई ब्रांच बन गई इसी क्वेश्चन के जवाब देने के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है ना, जहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि भाई कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल होता है और होते ही क्यों है। मतलब अगर हम अभी तक की अपनी नॉलेज देखें तो भाई प्रोटॉन प्रोटॉन को तो रिपेल करना चाहिए, तो न्यूक्लियस तो कभी स्टेबल होना ही नहीं चाहिए। यस और नो। तो इस छोटी सी बात के ऊपर क्या हुआ, हमारा जो बेसिकली एक नई फिजिक्स यहाँ पर डेवलप हुई, न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, और उसी की थ्योरी को डेवलप करते हुए एक नई फिजिक्स और डेवलप हुई जिसको बोला जाता है पार्टिकल फिजिक्स। नेट जीआरएफ में ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही टॉपिक 5-5 नंबर के रहते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं पार्टिकल फिजिक्स बोलूँ तो एक क्वेश्चन 101% आता है वहां पर। एटॉमिक फिजिक्स में बोलूं तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी सेम यही हाल है। तो अराउंड इसी में बच्चों आपका 25 से 30 नंबर कवर हो जाता है, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बस वही है, आपको स्टोरी को एक के साथ एक कनेक्ट करते हुए जानना होगा। उसके बाद वो बोले भाई अगर एटम को स्टेबल करना है तो इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए उसमें, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी हमारा जो एक एटम है वो ओवरऑल न्यूट्रल होगा। तो उन्होंने ये बोला कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, और यहीं पर इन्होंने एक एक बहुत बड़ी थ्योरी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब आप लोगों ने ईएमटी में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है कि भाई जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटिंग फ्रेम में होता है, कोई चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटिंग फ्रेम में होता है वो रेडिएशन एमिट करेगा। अब वो रेडिएशन का मतलब क्या है, एनर्जी एमिट कर रहे हैं। तो भाई एक टाइम तो ऐसा आना चाहिए ना कि इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी लूज कर दे। सही बात है सर, है ना। इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी लूज कर दे, एक टाइम ऐसा आना चाहिए। तो जिस टाइम पर अगर इलेक्ट्रॉन ने अपनी सारी एनर्जी लूज कर दी तो थोड़े टाइम के बाद तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर आ जाना चाहिए, एटम को खत्म हो जाना चाहिए। पर हमारा जो यूनिवर्स है ये तो बिलियंस ऑफ ईयर से है ना, बिलियंस ऑफ ईयर से है ये, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो होपफुली सही बच्चों को समझ में आया होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो लिख लीजिए इसका ड्रॉबैक जो था। ठीक है, लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोडाइनमिक्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोडाइनमिक्स, डायनामिक्स, every accelerated charge particle, every accelerated charge particle emit radiation, emit radiation, as a result, as a result the electrons that are revolving around the revolving around the nucleus will become will become energyless at a certain point of time, at a certain point of, बराबर है।
ठीक है ना। एक टाइम के बाद हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो तो खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, अपनी सारी एनर्जी उसको लूज कर देनी चाहिए, ठीक है। एंड द एटॉमिक स्ट्रक्चर विल बी अनस्टेबल, एटम हमारा कोलैप्स कर जाना चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से हमको एक गलती तो पकड़ी गई कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, जो कि कर रहा था, ठीक है, अगर हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो वही वो कर भी रहा था, तो मतलब कुछ तो है यहाँ पर जो चीज हम लोग यहाँ पर वायलेट कर रहे हैं, जिस चीज को हम अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं, ठीक है। तो अब यहीं से शुरू होती है क्वांटम प्लैंक्स थ्योरी, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। देखो बच्चों, अभी तक आप है ना छोटी क्लासेस में थे, तो आपके लिए एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट है। पर अगर आप लोग मेरे साथ मतलब यहाँ पर हम लोग जैसे जब पढ़ाई करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे ना इसको, तो एट द एंड ऑफ 3 to 4 months आपको समझ में आ जाएगा कि हर एक फिजिक्स एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, ठीक है, तब आप हर एक बात को रिलेट कर पाओगे। अभी अगर मैं सारी बातें बोलने लगा तो किसी बच्चे ने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है, किसी ने नहीं पढ़ी है, किसी को ये भी नहीं मालूम ईएमटी का ये वाला जो कंसेप्ट मैंने बोला, ठीक है ना, कि भाई एक चार्ज पार्टिकल जब भी एक्सेलरेट करेगा, किसी को ये भी नहीं मालूम। तो धीरे धीरे करके आपको सारी बातें यहाँ पर क्लियर होने लगेगी, ठीक है। एक ही दिन में नहीं होगी, पर एक दिन जरूर हो जाएंगी, 2-3 महीने में, है ना, ठीक है। चलिए, तो देखो भाई हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो ये क्या बोलते हैं ना, इन्होंने क्या, देखो बच्चों, एटम्स को हम में से किसी ने नहीं देखा, न्यूक्लियस को हम में से किसी ने नहीं देखा। तो अब अगर मेरे को वो न्यूक्लियस या वो एटम ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, ये अगर मैं बच्चे को समझाना चाहता हूँ या ये इस दुनिया को समझाना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक मॉडल बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो मैथमेटिकली होगा मॉडल। और वो मॉडल से मैं मैथमेटिकली कुछ रिजल्ट निकालूंगा। अगर मेरे वो रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से वेरीफाई करके, इसका क्या मतलब है कि भाई जो मैंने मॉडल सोचा वो बिल्कुल सही था। सेम यही होगा पूरी एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है ना। उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, लोगों को नई बातें पता चलेंगी। अब आप बताओ, उस मॉडल का हम बिल्कुल चकनाचूर करके नया मॉडल बनाएंगे, या उसी मॉडल के अंदर हम कुछ करेक्शन फैक्टर लाएंगे। बेसिकली करेक्शन फैक्टर लाएंगे ना। अब आप लोगों के जो मोबाइल वोबाइल रहते हैं, ठीक है, हर 18 महीने में एक नया मॉडल आ जाता है, तो क्या वो पुराने वाले मॉडल को बिल्कुल चकनाचूर कर देते हैं? क्या नहीं करते ना बच्चों, चकनाचूर थोड़ी ना करते। उसी में ही क्या करते हैं, करेक्शन फैक्टर, या उसी में ही मॉडिफिकेशन करके कैमरा बढ़ा दिया, प्रोसेसर बढ़ा दिया, थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर दिया। बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल क्रच से तो स्टार्ट नहीं करते ना वो मोबाइल की फैब्रिकेशन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको क्या माना, हमने इसको एक हार्मोनिक ऑसिलेटर माना। हमने क्या माना, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर माना। फॉर एग्जांपल, जैसे जिसका मतलब एक ऑसिलेटरी मोशन हमारा क्या होता है, जो भाई एक टू एंड फ्रो मोशन हो, जो एक पर्टिकुलर टाइम की पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, जैसे आपका जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। तो उन्होंने ये बोला कि भाई जो एक ऑसिलेटर है हमारा, ऑसिलेटर मतलब यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन से समझोगे, जब भी वो अपने किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ना, वहां पर वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। अब आप बोलोगे सर ये तो कोई बात नहीं हुई, रियल में तो करना चाहिए, अब आप बोल रहे हो नहीं करेगा, तो भैया मान लेंगे नहीं करेगा, ठीक है। तो यहीं पर क्वांटम मैकेनिक्स आती है बच्चों। उन्होंने देखो, क्या नाम बोलते हैं, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है। क्या नाम बोलते हैं, बोर ने ये बात नहीं बोली। बोर बोलते हैं भाई ऐसे ही नहीं किसी भी ऑर्बिट में हो जाएगा, एक पर्टिकुलरली प्रिसाइज ऑर्बिट के अंदर होगा वो, ठीक है। या तो ये ऑर्बिट या दूसरा ऑर्बिट, उन दोनों के बीच में नहीं पाया जा सकता कभी, ठीक है ना, उन दोनों के बीच में नहीं पाया जाएगा, समझ में आई ये बात। तो जिस ऑर्बिट में वो पाया जाएगा वहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, या फिर आप बोलते हो कंजर्व्ड होता है। और अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होना तो वो एनर्जी एमिट नहीं करता। ये बात अगर मेरे को आपको प्रूव करवानी है तो मेरे को क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स पढ़ाने पड़ेंगे, पर अभी के लिए आप लोग मान लीजिए क्वांटम मैकेनिक्स में भी चीज देख लेंगे, ठीक है, कि भाई कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये जो है ये एनर्जी ये कंजर्व्ड होगा और एनर्जी एमिट नहीं करने वाला। ये क्वांटम मैकेनिक्स में हम प्रूव करेंगे इस चीज को, ठीक है ना, जब एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर वगैरह ये सब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। करिए अभी के लिए नोट करिए, देखिए, एन ऑसिलेटर कैन एग्जिस्ट, एन ऑसिलेटर कैन एग्जिस्ट इन वन ऑफ द मैनी पॉसिबल मैनी पॉसिबल डिस्टिंक्ट क्वांटम स्टेट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, क्वांटम स्टेट वाला जो है ना, ये वर्ड क्वाइट इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लेना चाहिए इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपके क्वांटम मैकेनिक्स की अब नींव धरी जाए रखी जाएगी, ठीक है। पॉसिबल क्वांटम स्टेट्स हैविंग डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी, मतलब वही है, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में होगा और उस ऑर्बिट में उसके एक पर्टिकुलर कुछ एनर्जी होगी और वो कोई भी एनर्जी को वहां पर रेडिएट नहीं करेगा। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी पाया जा सकता है, ठीक है, वो किसी एक प्रिसाइज ऑर्बिट्स के अंदर होंगे जहां पर उनका कुछ ना कुछ एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। मैं लिख देता हूँ, ये आगे भी लिखवा दूंगा, दैट एल इज इक्वल टू एन एच कट। तो जिन ऑर्बिट में हमारा एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट होगा, वही ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रह सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो आगे लिखिए सेकंड, नो नो एब्जॉर्प्शन, नो एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ, और एमिशन ऑफ radiation will occur when the oscillator remains in a particular quantum state, but मतलब जब वो किसी एक पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट में होगा वहां पर वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, बट जब वो ट्रांजिशन करेगा, मान लीजिए ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है तो एनर्जी को रेडिएट करेगा, ठीक है ना, ऐसा होगा। बट व्हेन एन ओसिलेटर, ओसिलेटर का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से समझोगे आप लोग, मेक अ ट्रांजिशन ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो थी ना बच्चों, यही जाकर पोस्टुलेट्स बनी थी बोर एटॉमिक मॉडल के। मतलब जैसे मैंने बोला ना, हमें कोई ना कोई मॉडल लेना होता है तो उस मॉडल की हमें कोई एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि हमने ये सोच के ये मॉडल लिया। ऐसा थोड़ी ना है कि एक दिन प्लैंक सुबह उठे और बोले भाई चलो, सॉरी बोर एक दिन सुबह उठे और बोले भाई ऐसा होता है करके, ठीक है। उन्हें भी पहले स्टडी करनी होती है, उसके बाद फिर वो भाई इसके इनके रेफरेंस पर जाकर मैंने ये पोस्टुलेट्स लिए और अब मैं ये मॉडल जो है वो तैयार कर रहा हूँ, मेरा रिजल्ट जो है वो मैच कर गया, तो मतलब उन्होंने जो सोचा था वो सही है, जो मॉडल उन्होंने एज्यूम किया था। मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन क्वांटम स्टेट to another, then energy will be, either absorbed or emitted in form of radiation। ठीक है, तो होपफुली शायद ये बात थोड़ी सी समझ में आई होगी। क्या है कि हमारा जो क्वांटम ऑसिलेटर है, ठीक है, वो अपने जिस भी ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा वहां पर ना वो कोई एनर्जी देगा ना कोई एनर्जी लेगा, ठीक है। हायर स्टेट पर जा रहे हैं, लोअर स्टेट पर आएगा तब वो एनर्जी देगा या लेगा, ठीक है। बच्चों यहाँ पर ना प्रॉब्लम समझो, जो हमारे पास रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे तो वो स्टेबल कैसे। इन्होंने वो स्टेबिलिटी बता दी, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड से हायर पर जाएगा या हायर से ग्राउंड पर आएगा तो ये एनर्जी एमिट करेगा। अब हम इनके ड्रॉबैक देखेंगे और पूरी एटॉमिक फिजिक्स में, ठीक है, क्योंकि देखो इनकी थ्योरी क्यों इतनी बड़ी, क्योंकि ना कई लोग मतलब बोलते हैं ये बात, बोले बोर की थ्योरी तो गलत थी, क्यों पढ़ा रहे हो हमको। नहीं थी बच्चों, बोर की थ्योरी गलत नहीं थी, ठीक है ना। आप लोगों ने भी कई वेब सीरीज या उसमें देखा होगा ना कि भाई किसी का भी मॉडल कंप्लीट नहीं है तो क्या नाम, हमको ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो। वो मतलब वो लोग हैं जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है इसको, ठीक है। क्योंकि देखो बोर की थ्योरी अपने आप में एक रिवॉल्यूशन थी, क्योंकि इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी बता दी। हाँ, फ्यूचर में डिवाइसेस नए एडवांस बने तो उन्होंने कुछ चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए,
तो जो बाकी साइंटिस्ट आए हैं ना, उन्होंने कुछ नया नहीं किया, उन्होंने बोर की थ्योरी में ही क्या किया बच्चों, बोर की थ्योरी के अंदर ही मॉडिफिकेशन किया है। जैसे सोमरफील्ड आएंगे, सोमरफील्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन आएगा, ठीक है, जीमन इफेक्ट है, तो वो सब का जो बेसिक पोस्टुलेट था वो बोर थ्योरी थी। उन्होंने बोर थ्योरी को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा, उसको समझा और उसके बाद उसमें करेक्शन वगैरह लाना चालू किया। आई बात समझ में? तो हम पूरी एटॉमिक फिजिक्स में उसके बाद बोर जो चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाने का मतलब ये नहीं है कि उसी टाइम वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो मॉडल बनाते ही ना। फिर फ्यूचर में जाकर जब हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, वहां जाकर हमको पता चला, और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा भी वो चीज, ठीक है, प्रूव भी कराऊंगा मैथमेटिकली, आपको पता चलेगा कि कितना कम गैप जो है आगे जाकर डिटेक्ट हुआ। वॉर के टाइम में उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो उतना कम गैप को कभी ऑब्जर्व भी नहीं कर बोले तो उतने कम गैप को कभी वो ऑब्जर्व भी नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। तो ये चीजें हम फ्यूचर की क्लासेस में जो है वो देखेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है।